अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद रजी। प्रोग्राम टू स्पोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और खबरें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हो चुका है और पता नहीं क्या कुछ हो गया जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथी होस्ट और हमारी कहते हैं कि ट्रांसमिशन के रूह रवा इरफान असगर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब। जनाब अली इरफान असगर साहब हैं, इनसे भी हम गपशप करेंगे और इनकी मज़ेदार इनपुट आप पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। इसके साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अवैस खटक, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं खेलों के ऊपर। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं जी, वो अली जाफ़र हैं। आप इनको हमारे प्रोग्राम में गाहे बगाहे इनके एनालिसिस से मुस्तफ़ीद होते हैं। अली जाफ़र को भी हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू। और आपको भी, इरफान साहब को भी और खटक साहब को भी बहुत बहुत सलाम सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक खबर के साथ मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहले तो एक रोज़ा सीरीज़ होगी, इस हवाले से इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर लिया है। तो स्क्वाड को देखते हुए इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत अहम हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि इंग्लैंड के 3 बहुत अहम खिलाड़ी इस ओडीआई सीरीज़ में नहीं होंगे, जिसमें बेन स्टोक्स हैं, जॉस बटलर हैं और जोफ्रा आर्चर हैं। आर्चर तो इंजरी थी और आई गेस बाकी प्लेयर्स के भी कुछ मसाइल होंगे जिसकी वजह से नहीं है। कप्तानी इनकी इयन मॉर्गन करेंगे। मोइन अली हैं, जोनी बेस्टो हैं, टॉम करन है, सैम बिलिंग्स हैं, सैम करन है, इसके साथ जॉर्ज गार्टन है, लियम लिविंगस्टन हैं, आदिल रशीद हैं, जो रूट हैं, जेसन रॉय हैं, डेविड विले हैं, क्रिस वोक्स हैं और मार्क वुड हैं। यानी 3 अहम प्लेयर स्टोक्स, बटलर और आर्चर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट करूंगा अली जाफर से। अली, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के लिए 3 अहम नाम शामिल नहीं है? बिल्कुल अहमद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये आपने नाम लिए हैं, इंडीड ये बहुत ही की प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के लिए। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये भी कहूँगा कि जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो भी चाहे इतने बड़े नाम नहीं होंगे लेकिन बहुत बड़े नाम है अपने आप में और T20 के बड़े स्पेशलिस्ट नाम है। जहां तक ताल्लुक है बेन स्टोक्स का, देखें दुनिया में जहां जिक्र होता है टॉप ऑलराउंडर्स का, वहां पर बेन स्टोक्स शुमार होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि रिसेंट ईयर्स में जितने वो इफेक्टिव रहे हैं अपनी नेशनल साइड के लिए और जितने वो बेहतरीन बॉलर हैं और जितने बेहतरीन वो हिटर हैं और इनिंग को वो बिल्ड करने वाले बैट्समैन हैं, मतलब मेरे हिसाब में इंग्लैंड को डेफिनेटली ये सेटबैक है और पाकिस्तान के लिए तो इंडीड ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। दूसरी साइड से एक एडवांटेज ये है कि इनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खेले हैं रिसेंट टाइम्स में। बिकॉज ऑफ PSL भी हमें फायदा होगा लियम लिविंगस्टन के साथ फॉर एग्जांपल या आदिल रशीद के साथ, हमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग नहीं होगी। वो अलग बात है कि यकीनन विकेट्स का बहुत ज्यादा फर्क है, बट अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें रिसेंट टाइम्स का, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो इंग्लैंड की विकेटों पे अच्छे साबित होते हैं। उसके साथ साथ कई बैट्समैन ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में, रिजवान है, बाबर है, कि वो बैट्समैन है जिनको तेज विकेटों पे खेलना अच्छा लगता है। अगर आप बाबर की, रिजवान की इन विकेटों पे परफॉर्मेंसेस देखें और फिर इनके टूर देखें, बाबर के लिए जिस तरह जिम्बाब्वे का टूर था जहां स्लो विकेटें थी हरारे की, तो वहां पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो 3 प्लेयर्स की अदम मौजूदगी है, जोफ्रा आर्चर भी बहुत खूबसूरत बॉलर है और इन कंडीशंस के हिसाब से बहुत खूबसूरत बॉलर है, इनका फायदा पाकिस्तान को जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान को सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज स्टिल इंग्लैंड की बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अच्छी लाइनअप नजर आ रही है इस वक्त तक। बिल्कुल ठीक है। अवैस की तरफ चलते हैं। अवैस ये बताएं कि अभी आपने देखा कि इंग्लैंड की हमने साइड बताई है, लेकिन स्टिल अभी उनके पास मार्क वुड हैं। अगर हम बात करते हैं तो उनके पास डेविड विले हैं, उनके पास क्रिस वोक्स हैं और अभी श्रीलंका की टीम इंग्लैंड के दौरे पे थी। तो जिस तरह से जो हशर उन्होंने श्रीलंका की टीम का किया है, मतलब बिल्कुल ही इसी, क्योंकि स्क्वाड में चेंज नहीं हुआ। ये जो खिलाड़ी मैंने बताया कि शामिल नहीं है, ये पिछली अभी श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज में नहीं थे। क्या समझ रहे हैं कि कितना टफ टाइम हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए? कितनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी पड़ेगी इनको ज़ेर करने के लिए? अहमद, देखें पाकिस्तान जब भी अवे टूर्स में जाता है, स्पेशली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है बड़ी जल्दी कंडीशंस के साथ यूज़ टू नहीं होता। थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में और जब तक पाकिस्तान थोड़ा यानी यूज़ टू होने की तरफ जा रहा होता है तब तक सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इंग्लैंड की टीम जो है उनका मतलब स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर उनके कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स जो है वो नहीं भी होते किसी फिटनेस मसाइल की वजह से या ड्रॉप भी हो जाते हैं, तो
उनके पास बैकअप इतना ज़बरदस्त मौजूद होता है कि वही काम कर जाता है। तो मेरे ख्याल में शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पाकिस्तान जो है वो ईजी होगा कि आर्चर जैसा फास्ट बॉलर जो है वो प्लेइंग 11 में मौजूद ना हो, या बेन स्टोक्स जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद ना हो। लेकिन इंग्लैंड स्टिल जो है वो अपने होम कंडीशंस में जिस तरीके से आउट क्लास किया है उन्होंने श्रीलंका को, तो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर कंपैरिजन उनका श्रीलंका के साथ करें तो मच बेटर क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की इस वक्त, और श्रीलंका की टीम वैसे ही बड़ी आप कह लीजिए कि लो परफॉर्मेंसेस दे रही है। वो सिर्फ इंग्लैंड ही में नहीं, किसी और मुल्क के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं है। सो पाकिस्तान जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलेगा एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका। बट अगर आप इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ज़्यादा एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड को ही है। होम कंडीशंस भी हैं और अच्छा कम्बिनेशन भी है उनका। बिल्कुल ठीक है। और इरफान साहब कुछ अपना इनपुट चाह रहे हैं कि बीच में दें? और नहीं, वो मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहता कि एक तो होम ग्राउंड होगी उनकी, और वो इस तरह के मसाइल में तो नहीं है उसमें कि अगर एक प्लेयर नहीं है तो आपको क्राइसिस में चले गए, सिचुएशन में चले गए, उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। हम लोग हमेशा हर दौर में स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो हमें तो ये आपने बात कर दी कि वहाँ के इतने प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन हमने जब देखा तो जिम्बाब्वे की टीम में भी कई मेन प्लेयर्स नहीं थे। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका की टीम में भी कई ऐसे प्लेयर नहीं थे, तो हम तो फिर भी उसमें भी जिम्बाब्वे के साथ भी हमने किसी जगह पे स्ट्रगल की, साउथ अफ्रीका के मेन प्लेयर्स के ना होते हुए भी हमने स्ट्रगल की। तो हम तो अपनी स्ट्रगल को ही देखी जा रहे हैं। अभी तो इंग्लैंड में भी अगर नए मेन प्लेयर्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स तो वैसे के वैसे ही हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट इज टेम्पररी, स्ट्रगल इज परमानेंट फॉर अस, फॉर पाकिस्तान। अली जाफर साहब की तरफ चलते हैं। अली, ये बताएं कि एक छोटा सा मसला ये भी नजर आ रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए, एक पॉजिटिव हेडेक है कि सोहेब मकसूद का इंक्लूजन हुआ है जो बड़े इन फॉर्म है, और ख़ासतौर पर जो पावर हिटिंग का एक बात की जाती है जो काफ़ी लैक करता है पाकिस्तान, उसके हवाले से उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब मेरे सवाल के दो हिस्से हैं तमहीद बांधने के बाद। पहला हिस्सा ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा कि शायद उनको ऊपर के नंबर जो नंबर उनको सूट करता है उनको शायद मौका ना मिल पाए, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चाहे वो आपके हेड कोच की हो या कैप्टन की हो, कि मुझे तासुर मिला। आपके ख्याल में आइडियली सोहेब मकसूद को आपकी नज़र में किस नंबर पर खेलना चाहिए? और दूसरा, यूएई और पाकिस्तान में तो सोहेब मकसूद ने बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ पावर हिटिंग भी की और बड़ी आसानी के साथ खेल लिया, क्या आपकी दानिश में वो ये कारनामा इंग्लैंड में भी सर अंजाम दे सकेंगे? और देखिए, मुश्किल होगा। आपने अभी रिसेंटली वनडे मैच देखा होगा श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान में, और आपने वहां नोट किया होगा कि जो प्लेयर सबने स्टैंड आउट किया वो धनंजय डिसिल्वा था। ऐसी क्या मुख्तलिफ चीज थी उसकी इनिंग में? वो एक स्ट्रोक प्लेयर था, उसने ग्राउंडेड शॉट्स बहुत अच्छे खेले, उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लासी 13 चौके मारे, कोई भी एक छक्का नहीं था उस पूरी इनिंग में। बेसिकली इंग्लैंड का जो विकेट है इसमें मुझे जाती तौर पे मेरी राय में स्लॉगिंग ऑप्शन या जो है ना वो एक फ्लैम्बॉयंट इनिंग खेलने के बजाय जो स्ट्रोक प्लेयर थे वो ज्यादा कामयाब होते हैं। इन विकेटों पे तो 350-360 रन भी लग जाता है, और वो जिसके पास अच्छी ड्राइविंग एबिलिटी हो, जो 30 यार्ड का सर्कल क्लियर कर जाए, तो फिर उसके बाद बाउंड्री आउटर फील्ड जो है वो बहुत तेज होती है इंग्लैंड में जनरली। बाउंड्री छोटी भी तो है उनकी, बाउंड्री उनके ग्राउंड्स की छोटी भी तो है। छोटी भी है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करूं कि सोहेब मकसूद बिल्कुल मैरिट है, बहुत अच्छा किया आपने सोहेब मकसूद को इंक्लूड किया। बड़ी अच्छी बात है कि आपको उनकी एबिलिटी पे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो क्या उस एटमॉस्फेयर में सूट करते हैं या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो सोहेब मकसूद को अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उनको ऊपर खिलाना चाहिए मेरी नजर में, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि कई दफा ना किसी प्लेयर के लिए कोई अपनी तरफ से वो कुछ और सोच रहा होता है, मैनेजमेंट ने उसके लिए कुछ और सोचा होता है। मुझे लगता है कि सोहेब मकसूद जिस तरह के बैट्समैन है वो शायद इंग्लैंड में लंबी इनिंग ना खेल सके, ये मेरी जाती राय है। शायद वो इंग्लैंड में लंबी इनिंग ना खेल सके, और उनका इंग्लैंड सीरीज में कोई अच्छा 30 रन 17 बॉलों पे, 40 रन 25 बॉलों पे, वो उनको शायद अगली सीरीज भी गारंटी कर जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि उनके लिए ये जाती तौर पे उनकी ख्वाहिश भी ऊपर खेलने की होगी, लेकिन उनके लिए शायद ये जाती तौर पे एक अच्छा फैसला साबित हो अगर उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर खिलाया जाए, बिकॉज वो शायद अपने आप को ऊपर उस तरीके से इनिंग को बिल्ड करके ना ले चल सके। जहां तक समझता हूं मैं कि की प्लेयर कौन होंगे, गिल, रिजवान और बाबर, ये नहीं कि हर कंडीशन में वो परफॉर्म करते आ रहे हैं इस वजह से, बल्कि इस वजह से कि ये विकेटों पे मुझे जाती तौर पे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा एक्सेल करते हैं, ज्यादा फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी प्लीज। आखिरी पॉइंट मैं ये कहूंगा कि एक तो होता है कि जीतना, एक होता है कन्विंसिंगली जीतना।
जो फॉर्म आप इंग्लैंड की देख रहे हैं कि 8 विकेट्स इन हैंड भी थी और 8 ओवर या 7-8 ओवर गालबन 7 ओवर भी इन हैंड थे। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो इंग्लैंड दे रहा है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और पाकिस्तान टीम को अपनी एबिलिटी पे काम करना पड़ेगा कि दे हैव टू स्कोर 300 प्लस, 330, 340, इस तरह के मैच हमें देखने को 240, 250 इन विकेटों का स्कोर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अली। अच्छा, एक और पाकिस्तान के लिए हेडेक है, उस पर जरूर बात करना चाहूंगा कि हारिस सोहेल के साथ बड़ा मसला है जी। कभी उनको भूत डराते हैं न्यूजीलैंड में, कभी वो अहम सीरीज से पहले इंजर्ड हो जाते हैं, कभी उनके साथ क्या मसला हो जाता है, कभी वो गोटा पकड़ के अपना बैठ जाते हैं। अभी फिर वो टीम से ड्रॉप हुए थे कुछ अर्सा कबल के जी, फिटनेस के मसाइल है, फिर अचानक से 2 महीने में कैसे फिटनेस ठीक हो गई, ये तो चीफ सेलेक्टर भी बता सकते हैं। वापस टीम में आए और जो 2 इंट्रा स्क्वाड मैच, यानी कि अपने स्क्वाड के अंदर दो जो प्रैक्टिस मैच थे, दोनों उन्होंने एक के जी मेरे राइट हैमस्ट्रिंग में इशू है उसकी वजह से मिस किए हैं। तो अपना पहले मैं इरफान असगर साहब से जरूर उस पर कमेंट करूंगा। इरफान साहब, ये क्या मसला है हारिस का? कभी कहते हैं न्यूजीलैंड में मुझे भूत डरा रहे थे कमरे में, कभी इंजर्ड हो जाते हैं, फिर टीम में वापस आते हैं, फिर कहते हैं गोडा लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या मसला है इनके साथ? अच्छा, ये मसला हमने पहले भी डिस्कस किया। ये फास्ट बॉलर का जो मसला है, ये एक बड़ी और सिचुएशन है। हम हारिस के अलावा तो हारिस पे तो बात करेंगे। ये थोड़ी सी बात ज़रा से आगे निकल रही है उसमें कि हम फिटनेस के प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में क्यों इतने ज़्यादा हैं, खासकर फास्ट बॉलर्स पे। मैं तो पहले उस पर बात करना चाहूँगा कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, और वो जब भी हम बात करते हैं, बात की आ जाती है कि यार ये अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये जब वापस जाता है कैंप से, वापस आता है तो ज़रा मोटा हो गया होता है, वेट गेन कर लिया होता है, उसमें कमर के मसले आए थे, घुटने के मसले आए थे। ये भूत वगैरह तो खैर मैं क्या इस पर कमेंट करूँगा। मुझे ये होता है कि फिटनेस ट्रेनर्स, ये पीसीबी के जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कहाँ होते हैं उसमें? लगता है कि हर कोई पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर है वो ऑटो पे ही चल रहा होता है, उसने खुद ही से अपने आप को मेंटेन करना होता है, तो कोई नहीं कर रहा होता है इसमें से पीसीबी में बैठ के। ये क्वेश्चन सबके लिए मेरा तो ये तो इसका तो हारिस को मिला के, हाँ। क्योंकि आप इससे पहले आपने 2-3 प्लेयर्स को और भी जिक्र कर रहे थे लास्ट टाइम भी हम उसमें, तो उसमें हसन अली भी था जिसने जो हुआ भी, खराबी हुआ, उसके बाद फिर आके उसने ठीक भी किया। अभी अगले जो प्लेयर्स हैं, जो आप देखते हैं फास्ट बॉलर जो है, वो 2 स्पेल्स के बाद वो कहता है कि उस कमर में दर्द हो गई, घुटने में दर्द निकल आई, टखने में निकल आई। तो ये कोई देख नहीं रहा इनको, कोई इनको साथ लेके चल नहीं रहा होता जी। ये तो बड़ा अहम सवाल और शायद पीसीबी इस पे ज़्यादा बेहतर जवाब देगा। उनसे कभी हम उनके नुमाइंदे को भी लेंगे कि यार आप इसमें कोई अपनी नज़रसानी करें। अवैस खट्टर की तरफ चलूँगा। अवैस, हारिस सोहेल का क्या इशू लगता है आपको? अभी पिक हुए हैं बतौर चीफ सेलेक्टर के, फिटनेस ठीक की होगी तो उन्होंने पिक किया, फिर अचानक से मसले आ गए, तो इतने कंसिस्टेंट मसाइल हारिस के साथ। अच्छा, अभी मैं इस पे ज़रूर बात करता हूँ, लेकिन इरफान साहब ने जो बात की है ना, इसका जवाब मैं ज़रूर थोड़ा सा देना चाहूँगा। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बहैसियत प्रोफेशनल जो है ना, वो आपकी कुछ अपनी इंडिविजुअल भी कुछ ज़िम्मेदारी होती है। आपने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होता है। आप देखें, कौमी टीम को जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप जो भी ट्रेनर होता है या जो भी होता है, वो ऑन द स्पॉट किसी सीरीज़ से पहले तो आपको कुछ चीज़ें गाइड कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है, बट जब टूर नहीं होता, जब आप अपने घर पे होते हैं और यानी ऑफ सीज़न होता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ट्रेनर आपके घर पे आके तो नहीं आपको देख सकता ना कि भाई आप जो है उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे जो आपको बताई गई हैं। फिर वो डाइट भी आपकी अपनी मर्ज़ी की होती है, सारी चीज़ें भी होती हैं आपकी अपनी मर्ज़ी की। तो मेरे ख्याल में एज ए प्रोफेशनल आपका कुछ अपना भी होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को का एहसास भी होना चाहिए कि मैं कौमी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और लॉन्गर टर्म्स में मैंने परफॉर्म करना है, लॉन्गर टर्म में मैंने लेकर चलना है इस सिलसिले को, तो मुझे इस चीज़ को इनटेक करना है, इस चीज़ को नहीं करना, मुझे ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ों में ना अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है जिसको प्लेयर्स को खुद एहसास करना चाहिए। जहाँ तक आपने हारिस सोहेल की बात की है, ऑब्वियसली हम हारिस सोहेल को गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2015 का वर्ल्ड कप में भी हमने देखा उनको, 2014 में शायद उनका डेब्यू हुआ था। तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट ये 6-7 साल का जो अरसा है, अगर कोई भी मतलब समझदार क्रिकेटर होता तो एटलीस्ट वो 150 प्लस ODI खेल चुका होता। लेकिन हम हारिस को देखते हैं 50 वनडेज़ भी शायद उनके भी नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सीरियस हैं वो अपने साथ, और कितना सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट होती है एक प्लेयर्स के साथ एक ख़ास सर्टन टाइम के लिए। ये नहीं होता कि भाई एक प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंटली उसकी फ़िटनेस के मसाइल चल रहे हैं और आप जो है वो उस चीज़ को इग्नोर करके, जब आपको लगे कि मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, आप उस प्लेयर को आउट ऑफ द वे जाकर एक लिवरेज देते हैं और वो वापस टीम में आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के क्रिकेट को फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपने उनको लेकर चलना है तो फिर आपको मेडिकली भी
और बाकी भी चीज़ें उनकी देखनी पड़ेगी और उनको जो है ना वो समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको हम इतना ज़्यादा जो है वो लिवरेज दे रहे हैं, आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट हैं, तो भाई आप भी कुछ जो है वो सोचें और आप भी कुछ रिजल्ट्स दें। इसमें कहीं ये भी तो होता है कि आपके जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि आप फिट नहीं है और आप कहने के नहीं मैं तो फिट हूँ, कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं बीच में। देखिए इसमें इरफान साहब ये है ना कि आपके फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह से आपको चेक किया जाता है, जांचा जाता है। सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी आयद होती है चीफ सेलेक्टर के ऊपर कि आप, क्योंकि चीफ सेलेक्टर पहले फिटनेस की रिपोर्ट लेता है कि आइदर ये प्लेयर फिट है, मैं इसको सिलेक्शन के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, उसके बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है। या दौरान टूर अगर आपको फिर से एक मसला आ जाए तो फिर भी आपकी कुछ असेसमेंट होती है। तो खैर बहरहाल ये कुछ वो कहते हैं कि एक इसमें पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज प्लीज। जी अच्छा, इसमें यह है कि देखिए इरफान साहब ने एक पहले वर्जन दिया, फिर खटक साहब ने एक वर्जन दिया रिगार्डिंग हारिस। मैं कहूं कि दोनों की बात से मैं एग्री करता हूं, बट हारिस का ये है कि हारिस के लिए कमबैक का क्राइटेरिया आपको नहीं लगता कि कुछ मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाया जाता है बाकी तमाम प्लेयर्स से? मतलब हारिस की किन उसको रिकंसिडर किस चीज की बुनियाद पर किया जाता है? एक बंदा इंजरीज का शिकार है, नॉन स्टॉप क्रिकेट से बाहर है, अब वापस आता है एक टूर्नामेंट, आप उसको फिर वही इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं। देखिए लाइन में एक लंबी कतार है उन तमाम प्लेयर्स की जो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान की शर्ट पहनने के लिए। उसमें एक बंदा जो नॉन सीरियस है या नॉन स्टॉप जो है वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा या नॉन स्टॉप जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल सर्किट में, आप उसको बारी बारी भी आजमा लें। कितनी दफा आजमाएंगे? पाकिस्तान में मैं आपको बेशतर ऐसे नाम, मैं मोहम्मद समी की एग्जांपल दे देता हूँ, सबसे ज्यादा कमबैक करने वाले पाकिस्तानी बॉलर, बट कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं खेल सके। ठीक है, देखिए एक बंदे को कितने मौके देने हैं आपने। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और कुछ आगे को जेन में रख के चलना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हम निकालते हैं, खाना पूरी नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली, मेरा हारिस, नथिंग अगेंस्ट हारिस, अच्छे टैलेंट है एंड आई विश कि वो कंसिस्टेंट होते और पाकिस्तान के लिए खेलते, क्योंकि उनका स्ट्रोक प्ले अच्छा है, सॉलिड है, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है मिडिल ऑर्डर में। बट बात यह है कि ही इज नॉट अप टू द मार्क, उनकी गेम उस लेवल पे नहीं है और बारी बारी उनको कंसिडर करने से कोई चीज चेंज नहीं हो जाएगी। सो लिहाजा क्रिकेट बोर्ड को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और तलवार तो लटक रही है हारिस सोहेल के ऊपर इस तरह से कि अगर वो इंजर्ड रहे और पहला वनडे ना खेले तो सऊद शकील जो है वो बहुत एक अच्छे ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो मौजूद हैं, वो प्लेइंग 11 में कंसीडर हो जाएंगे और जिस तरह उनके अंदर सलाहियत अगर उन्होंने रन्स कर दिए फिर तो हारिस के लिए कमबैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। हारिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान में एक चीज़ मुझे बड़ी एक अजीब लगी, इस पूरे पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया उसमें यह था कि पाकिस्तान के नायब कप्तान, पूरी दुनिया में ये होता है, चले टॉप जो टीम जिनको हम कंसीडर करते हैं उसमें ये होता है कि नायब कप्तान वो होता है जो बड़ा परफॉर्मर होता है, आप उसको टीम के साथ नायब कप्तान लगाते हैं कि इन फ्यूचर ये कप्तानी करेगा या जब आपका कप्तान नहीं होगा तो ये कप्तान होगा। ये कैसे होता है पूरी दुनिया में कि आप एक ऐसा नायब कप्तान रखते हैं जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, वो आपका नायब कप्तान है और शायद वो टीम में इस वजह से खेल जाए कि वो नायब कप्तान है। इस पर मैं अवैस से थोड़ी सी ओपिनियन चाहूंगा। अवैस, शादाब खान की मैं बात कर रहा हूं, एक नहीं, 2 सीरीज नहीं, 3 सीरीज नहीं, पिछले 2 साल का आप उनका वनडे और T20 रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो इतना पुअर है कि उनकी टीम में जगह मतलब ऑन मेरिट तो नहीं बनती और ऊपर से वो नायब कप्तान भी है। आपको लगता है कि यहां पर मोहम्मद रिजवान तो आपके लिए ऑटोमेटिक चॉइस है नायब कप्तानी के लिए, जो कि KPK को उन्होंने T20 टूर्नामेंट जितवाया, पाकिस्तान कप में अच्छा परफॉर्म किया उनकी कप्तानी में KPK की टीम ने, फिर अब मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बना दिए, आप क्या कहेंगे? अमर, हम कई बार इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। देखें, मैंने पहले भी किसी एक प्रोग्राम में बात की थी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि शादाब के लिए जब स्पेस उन्होंने बनानी थी ना, तो उसका मेरे ख्याल में शायद यही एक क्राइटेरिया था कि भाई परमानेंटली जो है इस बंदे को अगर आपने रखना है तीनों फॉर्मेट में तो आपको कोई ना कोई उनको जो है ना वो नवाजना पड़ेगा। वाइस कैप्टनसी ही एक ऐसी चीज़ थी को जब वो उनको दी गई और ये अहदा दिया गया तो वो टीम के साथ सस्टेन कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली यही होता है जी कि आपका कैप्टन, वाइस कैप्टन जितना भी अंडर परफॉर्मर हो उसको टीम में जो है ना वो जगह मिल ही जाती है। तो मतलब सोचा जा रहा है जी कि चले आज परफॉर्म कर जाएंगे, आज कर जाएंगे और लॉन्गर टर्म में ये टीम के साथ रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आप अपने सबसे मेन जॉब को जो है वो साइड पे करके साथ ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपको हमेशा ख़राब करती है कि कोई भी फील्ड हो। तो जो आपके बेसिक्स हैं, जो आप समझ लीजिए कि जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उस पर अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा अरसे तक जो है वो कामयाब रहेंगे। शादाब टीम के अंदर जब आए थे तो वो एज ए लेग स्पिन बॉलर आए थे। उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी वैराइटीज़ पर काम नहीं किया। उनके एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई कि जिस रिदम के आकर ये बॉल करते हैं, तेज़ एक्शन है इनका, अक्सर इनका बॉल शॉर्ट हो जाता है। उस चीज़ पर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद भी काम नहीं किया। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता है
कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई, अगर आपके पास वैरायटीज़ नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे अरसे तक। सो इस चीज़ से हटकर उन्होंने देखा जी, हमने देखा PSL में उनको बहैसियत बैट्समैन फिर टॉप ऑर्डर में आकर बैटिंग करना, तो कहीं ना कहीं ये सारे सिनेरियो में जो उनकी मेन जॉब थी लेग स्पिन बॉलिंग, वो कोई पीछे ही रह जी गई। अवैस बिल्कुल ठीक है, इस पे मजीद में हम बात करेंगे। शादाब के केस के ऊपर मैं थोड़ी सी इरफान साहब से भी बात करूंगा और अभी ब्रेक पे जाना है, और फिर मैं अली से भी कोई बात करूंगा क्योंकि शादाब के होने से कुछ क्या मजीद इंपैक्ट पड़ेगा उस पर क्वेश्चन करेंगे। व्यूअर्स इस वक्त ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आते हैं तो मजीद बातचीत। वेलकम बैक व्यूअर्स। इससे पहले कि मैं अली जाफर की तरफ चलूं, मैं इरफान साहब से उनकी भी राय मांगूंगा। इरफान साहब, कुछ शादाब क्या कोई दोस्त है किसी का, कोई रिश्तेदार है? बाकी प्लेयर्स में थोड़ी सी होता है कि 4 या 5 मैच में परफॉर्म ना करें तो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी होता है, वो टीम से बाहर भी हो जाता है, लेकिन ये इनके मामले में तो अब सालों वाली बात आ गई है कि सालों के बावजूद भी वो टीम का हिस्सा है। क्या ऐसा राज है उनके पास? अच्छा, इससे पहले कि आप अली के पास जाएं और इससे पहले कि मैं शादाब के बारे में बात करूं, मैं पहले एक और बात पे बात करने लगा। जब आपने कहा कि जी जो हमारे चीफ सेलेक्टर्स हैं और बाकी सारी टीम है बैठती है और फिटनेस के बारे में जो है वो एनालिसिस करती है, सारा कुछ करती है, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैं दिल रहा था ऐसे करके आप बोली जाएँ और मैं सुनी जाऊँ और सुनी जाऊँ और सुनी जाऊँ। बिल्कुल फैंटेसी एक जो है ना वो दादी मी कहानी सुनाती है कि सब अच्छा था और एक दफ़ा एक आदिल बादशाह था और सारा उसके सामने आप कहानी सुना। वो कौन सी फिटनेस, कौन सा चीफ सेलेक्टर फ़ोन करके किसको बता रहा है जिसके फिटनेस पे सबसे ज़्यादा एलिगेशंस हैं, उसको फ़ोन करके बता रहा है कि बेटा तू पास हो गया मैट्रिक में। और यार खुदा का वास्ता है यार, अब इस मेरे जुमले के बाद आप चाहेंगे कि मैं शादाब के बारे में कोई बात करूं? मेरा ख्याल आप अली पे ही चले जाएं। चलिए बेहतर है। अच्छा मैं अली के पास जाने से पहले थोड़ा सा मैं सवाल का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान 2018-19 में इस सारे टेन्योर में या 20 में भी कुछ हद तक स्ट्रगल करता रहा स्पिन डिपार्टमेंट में। अगर आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आउट करते थे तो आपके वनडे क्रिकेट की स्पेशली भी बात कर रहा हूं कि आपके स्पिनर आते थे। इमाद वसीम चूंकि आपको पता है वो इकोनॉमिकल है, विकेट टेकिंग नहीं है। उसके बाद शादाब खान ना इकोनॉमिकल ना विकेट टेकिंग, मार भी खाते थे और विकेट भी नहीं लेते थे। तो जो आप अगर ऊपर से एडवांटेज लेते भी थे, आप बहुत सारे मैचेस में आपने मिडिल ओवर में ग्रिप को लूज कर दिया वीक स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से, क्योंकि आप थोड़ी बैटिंग के लिए कि थोड़ी बैटिंग कर लेते, अपने स्पिन के जो डिपार्टमेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। नहीं सर, एक मिनट ठहरें, सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ। इमाद की आपने यहाँ बात की, इमाद जो है इकोनॉमिकल था, विकेट टेकर नहीं था, लेकिन उसमें बैट के साथ वो रिजल्ट दे देता था उसमें। तो ये तो शादाब तो बैट के साथ रिजल्ट भी नहीं दे रहा। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ इरफान साहब। मैं कहने का मकसद ये कि आप बैटिंग के लिए स्पिन डिपार्टमेंट को ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। 2020 में आके आपने थोड़ी सी ये चीज दुरुस्त की कि आपने जब उस्मान कादिर को लेकर आए तो उसने मिडिल ओवर में जेन्युइन लेग स्पिनर क्या होता है आउट करना शुरू किए, गेम को बनाना शुरू किया मिडिल ओवर से, जहां आप लूज कर रहे थे, गेम चेंजर। फिर आपने नवाज को लेकर आए तो नवाज भी विकेट टेकिंग है, उसने भी विकेट्स लिए, तो उसने भी आपको ये प्रूव किया कि जब आप मिडिल ओवर में जेन्युइन और बेहतर स्पिनर के साथ जाते हैं तो वो मिडिल ओवर में गेम को कंट्रोल कर लेते हैं। वो सारा तवाजुन जो आपने सही किया था, अब आपने शादाब को फिर से सिलेक्ट करके वो तबाह कर दिया, इसलिए क्योंकि वो अब नायब कप्तान है, उन्होंने खेलने ही खेलना है। इंग्लैंड में 2 लेग स्पिनर तो खेलेंगे नहीं, शादाब आएंगे तो मतलब उस्मान बाहर होंगे, उस्मान बाहर होंगे तो मतलब आपने स्पिन को फिर से कमजोर कर दिया। ये सारी बात करने के बाद अब मैं चलूंगा अली के पास कि अली, ये सारा बैकग्राउंड जानते हुए और शादाब की परफॉर्मेंस जानते हुए आपकी क्या राय है इस सारे सिनेरियो के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, एमर के ये जो मॉडर्न एरा है ना, जिसके अंदर बाउंड्रियां छोटी हैं और बल्ले बहुत बड़ी हैं, इस दौर में राइट आर्म ऑफ स्पिनर जब से ये 15 डिग्री वाली लिमिटेशंस आई हैं और जब से सईद अजमल और अजंता मेंडिस और सबके हाथ सीधे हुए और हरभजन, उस दौर के बाद से ना राइट आर्म ऑफ स्पिन कुछ इतनी एक्साइटिंग नहीं रहती। ऑनेस्टली देखें, सबसे ज्यादा जो स्पिनर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है वो होता है एक अच्छा लेग स्पिनर। वो लेग स्पिन एबिलिटी ही शादाब की कमजोर पड़ गई है रिसेंटली। शादाब बुरा बॉलर नहीं था, शादाब बुरा बॉलर बनता जा रहा है और उसकी रीजन और कोई भी नहीं है। उसकी रीजन यही है कि उसका फोकस जो है वो कंप्लीटली शिफ्ट होता जा रहा है, वो बैट्समैन बनना चाहता है। और रन भी नहीं किए, पीएसएल में भी रन नहीं किए, इस बार तो बुरी तरह नाकाम हुए। पीएसएल में रन भी नहीं किए। देखिए, मैंने पहले कुछ अर्सा पहले इसी प्रोग्राम में आपके प्लेटफॉर्म से बात की थी कि हर बंदा स्टीव स्मिथ नहीं होता। तारीख में बहुत थोड़े ऐसे नाम हैं जो एज अ बॉलर आए और उन्होंने अपना फिर मेडल जो है वो मनवाया एज अ बैट्समैन। लोग शाहिद अफरीदी की एग्जांपल देते हैं। मैं अर्ज करूं कि शाहिद अफरीदी एज अ बॉलर आए थे तो मैं उनको करियर के एंड में एज अ बॉलर ही देखता था। मिड ईयर्स कुछ एज अ बैट्समैन मुझे वो नजर आए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड तो अफरीदी भी हमारे लिए वो बॉलर थे जो बैट के साथ आके कभी किस्मत बदल जाते थे। बट मेनली अफरीदी अपनी बॉलिंग पर खेलते रहे हैं बहुत अर्सा, ठीक है। तो मैं अर्ज करूं कि ऑलराउंडर थे, बट शादाब अभी तक मेरी नजर में ऑलराउंडर भी नहीं है। चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में अपने नाम के आगे जितनी मर्जी बड़ा बड़ा लिखवा ले ऑलराउंडर, मेरी नजर में ही इज अ लेग स्पिनर हु कैन बैट, दैट्स इट।
और वो बैट इतना कोई क्वालिटी बैट नहीं है। मतलब ऑनेस्टली हरभजन के स्टैट्स ज्यादा बेहतर होंगे शादाब से बैटिंग में। तो कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि उस्मान कादिर को ना खिलाना और उसके ऊपर शादाब को प्रेफरेंस देना, ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। और ये ज्यादती अली especially मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, ये अभी से नहीं हो रही, ये आपकी जो मैनेजमेंट है। जब हम साउथ अफ्रीका गए थे तो T20 से लेकर ओडीआई सीरीज तक उस्मान कादिर एक मैच में 3 आउट कर अगले 2 में बिठा दिया उसको। यानी आप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वाली सीरीज देखेंगे तो इन आउट इन आउट इन आउट, वहां पे भी आप अपने स्पिनर को नहीं रेगुलर खिला रहे कि उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अब तो खैर शादाब आ गए, अब तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, आप एक और चीज भी ऑब्जर्व करें, इसमें आप सारे मेरे लिए काबिल एहतराम लोग बैठे हैं, आप जरा ये चीज ऑब्जर्व करें कि उस्मान इज अ बेटर टर्नर ऑफ द बॉल देन शादाब। शादाब को अगर आप स्टडी करें तो शादाब का जो की पॉइंट था वो ब्रेक नहीं थी, की पॉइंट था कंट्रोल, जो वो लूज कर चुका हो। पहले 2 साल में शादाब खान टोटली डिफरेंट इंसान था और अगले कुछ सालों में शादाब खान टोटली डिफरेंट इंसान था। तो इसीलिए मैं ये आपको अर्ज करूं कि इस वक्त तक मेरे मुताबिक उस्मान कादिर जो है उसका स्लॉट ना देना बहुत बड़ी ज्यादती है। जहां तक ताल्लुक है नवाज का, मैं आपको बताऊं, नवाज को भी मैं समझता हूं कि हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। मैं नवाज के हक में इसलिए बोलता हूं कि नवाज में वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक अच्छे लोअर डाउन दी ऑर्डर आके एक अच्छे ऑलराउंडर में नवाज वो बन सकता था, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा जडेजा है। एटलीस्ट बॉलिंग तो कर रहा है, एटलीस्ट बॉलिंग तो वो कर ही लेता है। लेकिन फिर उसके बाद भी फिर पीसीबी जब कोई न्यूज़लेटर या प्रेस रिलीज जारी करता है तो फिर शादाब के हवाले से जारी करता है, इसमें इंग्लैंड के हवाले से। ये व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तो कुछ ना कुछ तो है, राज की पर्दादारी है। नायब कप्तानी के लिए जब आपने शादाब को हम अभी डिस्कस करे तो रिजवान का जिक्र आया, रिजवान नियर फ्यूचर में बाबर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जितने सॉलिड कप्तानी रिजवान स्किल्स दिखा रहे हैं अपने, और जिस तरीके से वो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीतते जा रहे हैं, और जो वो एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस रख रहे हैं, बाबर पे अगर कोई बंदा थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है इस वक्त पूरी टीम में तो वो रिजवान है, वरना बाबर को किसी से खतरा नहीं है। बाबर को रिजवान से भी फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में अगर कोई बंदा इस वक्त मैं करंट फॉर्म पे बात कर रहा हूँ, कोई बंदा उस पोटेंशियल पे पहुंचने की सलाहियत रखता है, वो रिजवान है। पीएसएल में जो इस एक मैच के अंदर शादाब को रेस्ट कराया गया था, वो मैच जो है वो अभी तक आर्काइवल वैल्यू रखता है कि उसको रखें और उसको देखें कि किस तरह टीम स्पिरिट होती है, किस तरह कैप्टनसी होती है, किस तरह पूरी लीग को लेके चला जाता है। जैसे उस्मान ख्वाजा ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तानी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसको लेके चला उसको टीम को, और जहाँ पे वापस हम लेके आए उसको उस एक मैच के बाद, उसके बाद इस्लामाबाद जो है वो कहीं खड़ी नहीं हुई, और उसके बाद अब जो तीसरी पोजीशन पे या किस पे वो जो है वो तीसरी, मतलब पहली पोजीशन के अलावा बाकी पोजीशन तो होती नहीं है, लेकिन वो तीसरी पोजीशन पे था। उसमें तो ये भी हमने देखना है कि कैप्टनसी के कितने एक मेजर इश्यूज थे जो आपने उसको स्टैंड बाय कैप्टन, नाइब कैप्टन बना दिया उसमें। और मजे की बात ये, अभी जब रिजवान की बात हम कर रहे थे तो बाबर तो एक ऐसे कैप्टन थे जिन पे इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि उनको ला के, उनको खिला के, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करके हर तरह से। रिजवान एक ऐसे कैप्टन है जो कि नीचे से बन कर आए, यानी कि वो बहुत अरसे से खेल रहे हैं, फिर कप्तानी भी कर रहे हैं डोमेस्टिक में, फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितवा कर बीइंग एन कैप्टन, फिर वो आपकी पीएसएल टूर्नामेंट में कैप्टन बनर वहां भी जितवाया, यानी वो एक पाथवे से आ रहे हैं। आपके पास चॉइस नहीं थी, आपने बाबर पे इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्टमेंट के बगैर वो ऐसे कि बनी बनाई इन्वेस्टमेंट आपके सामने आ गई है। खैर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे हम अभी तस्करा कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान की बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ कुछ बॉलिंग के ऊपर भी बात करते हैं। अवैस की तरफ चलते हैं। अवैस, फास्ट बॉलिंग को किस तरह से देख रहे हैं? हमारे जो फास्ट बॉलर हैं रिसेंट पास्ट में, शाहीन अफरीदी और हसन अली को, वो तो डेफिनेटली स्टैंड आउट बॉलर्स हैं, लेकिन आप हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, ये तो ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो 2-2 बरस तकरीबन इनको हो चुके हैं पाकिस्तानी टीम के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अब तक ये बॉलर्स, वो एक एतमाद होता है ना इस बॉलर पे, यार इस पे मुझे यकीन है कि ये परफॉर्म करेगा, वो एतमाद या वो कंसिस्टेंसी नहीं है, इकोनॉमी रेट ज़्यादा है, मार पड़ती है जब किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हैं। कैसे देख रहे हैं इन दोनों को आप? अमर देखें, लास्ट जो पाकिस्तान ने दौरा किया था इंग्लैंड का, आपको याद होगा टेस्ट के साथ जब पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल खेले थे जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, दीगर तो वो सीरीज़ आई थिंक बराबर रही थी अगर आपको याद होगा। उसमें हमारे बैट्समैन इतने ज़्यादा यानी कि फ्लॉप नहीं हुए थे, बैट्समैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वो सीरीज़ बराबर रही थी। इंग्लैंड की कंडीशंस जो है अब वो पहले जैसे नहीं रही, वहाँ पर रन्स बनते हैं, कोई भी टीम वहाँ पर जाएगी खेलने के लिए, वहाँ पर वो अगर बात करें तो रन्स वो बनाएगी, बट जो रन्स वो जो टूर करने वाली टीम है वो बनाएगी, क्या वो उसको डिफेंड कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इंग्लैंड की कंडीशंस में। आप देखिएगा, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान की टीम को शायद कि इंग्लैंड के दौरे में बैटिंग में इतने मसाइल नहीं होंगे जितने बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि
शाहीन अफरीदी जो है वो आपके लीडिंग फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ हसन अली हैं, फिर हारिस रऊफ बहुत अंडर प्रेशर इस वजह से होंगे कि पीएसएल में वो उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। और इंग्लैंड की बैटिंग मुझे बहुत मजबूत लगती है अपने कंडीशंस में। सो ये देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान किसी T20 इंटरनेशनल में पहले बैटिंग करता है और राउंड 160 170 टोटल बनाता है, तो क्या उस 160-170 रन को डिफेंड कर पाएगा इस बॉलिंग अटैक के साथ? ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेशर तो है ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हारिस रऊफ नहीं पीएसएल में उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाए। फिर अभी हम स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि क्या शादाब वाइस कैप्टन है उन्हीं को ही पहले मैच में मौका दिया जाएगा, या उस्मान कादिर ने जिस तरह भी इंट्रा जो स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी एक खेला गया उसमें आपने देखा कि उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट उन्होंने किए, तो उनके ऊपर जो है वो एतमाद करके उनको खिलाया जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर इस टूर में आपकी बॉलिंग के ऊपर होगा कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है जी, ज़्यादा प्रेशर जो है वो बॉलिंग के ऊपर होगा कंडीशंस के हिसाब से। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने शादाब खान पाकिस्तान के बॉलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, बैटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बल्कि सबसे पहले मैं अली जाफर की तरफ चलूंगा इसके ऊपर। अली हमारे साथ मौजूद है। अली, एक हम देख रहे थे कि अगर मोहम्मद रिजवान जिस तरह की बैटिंग फॉर्म में है और जिस तरह T20 में उन्होंने ओपनिंग की है, अगर वो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में भी ओपन करते हैं तो वो पाकिस्तान को एक ये कंफर्ट देंगे कि आपके पास नीचे लोअर ऑर्डर में एक आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर सकेंगे, क्योंकि शोएब मकसूद की जो जगह बन रही है वो आइडियली जो अभी नजर आता है, जिस तरह टीम मैनेजमेंट ने भी बताया कि वो 6ठे नंबर के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर सकेंगे। दूसरा प्रॉब्लम इज दैट कि इमामुल हक रन्स के हवाले से तो बहुत कंसिस्टेंट है, यानी बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी से रन्स करते हैं, उनकी एवरेज उनका इसका सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है ये मॉडर्न एरा है और बात होती है इंपैक्ट प्लेयर की, रन्स सिर्फ मैटर नहीं करते। आजकल की एक रोजा क्रिकेट में आप कितना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, आपकी जीत में कितना आपका किरदार है, और डॉट बॉल परसेंटेज, बाउंड्रीज पर बॉल, कितनी गेंद बाद आप बाउंड्री लगाते हैं, तो वो भी आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में साथ में, और आपका स्ट्राइक रेट काउंट होता है। इमामुल हक की पिछले 2-2.5 बरस में वनडे क्रिकेट में टॉप 10 टीम्स में सबसे कम स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल रेशो है। इसका मकसद ये, और इसी वजह से पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक रेट रखती है पावर प्ले के अंदर। ये सब चीजें देखते हैं, हमको लगता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान जो कि स्ट्राइक रोटेट भी अच्छा करते हैं, बाउंड्रीज भी ज्यादा लगाते हैं, वो ज्यादा मुनासिब चॉइस हो सकती है जिस तरह की फॉर्म में अभी है ओपनिंग में साथ में फखर जमान के साथ वनडे क्रिकेट में। मैं आपको कह करूँ अमर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और मैं समझता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड अल्लाह करे ये सुन रहा हो। देखिए, इमामुल हक के मुतालिक मैं ये कहूँगा कि इमामुल हक अगर किसी और टीम में होते और इस तरह की कंडीशन में खेलने जा रही होती वो टीम, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता ज्यादा भी अपनी जगह को इस टीम में घुसना, अपनी जगह बनाना। लेकिन शायद इस पाकिस्तान की इस टीम में इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी मशहूर है अपने कोलैप्स के लिए, और यहाँ पे हम लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कोई ऐसा बंदा जो टॉप ऑफ द लाइन आके हमें टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दे दे, चाहे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस एग्रेसिव हो या लेस स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला क्यों ना हो। अब इमाम का भी ये प्रॉब्लम है कि इनिंग बिल्ड करने में बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं, और रिजवान भी बहुत अच्छी इनिंग बिल्ड कर ले तो एग्रेसिव होते हैं, बट वो भी थोड़ा सा विकेट पे स्टे करने के लिए टाइम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा एक प्लेयर तो आपको रिक्वायर्ड होता है, ऐसा दूसरा उसके साथ नहीं होना चाहिए, दूसरा एक एक्सप्लोसिव प्लेयर ही होना चाहिए। फखर जमान के साथ अगर आपने एक चॉइस लेनी हो इनमें से कौन ओपन करे, मैं पर्सनली आपकी चॉइस के साथ जाऊंगा, मैं रिजवान के साथ जाऊंगा, बिकॉज रिजवान को ऊपर खिलाने से यकीनन आपकी एक बंदे की जो जगह है वो वेकेंट हो जाती है, और फिर कितना सॉलिड नजर आता है फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, ये टॉप 3 जो है ये पाकिस्तान का बड़ा ऐसे वाला टॉप 3 होगा कि अगर फखर जमान अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग खेलते हैं नेचुरल, तो ये दोनों जो है उनको साथ कंपनी कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वो जल्दी भी कोलैप्स हो जाते हैं तो ये दोनों पाकिस्तान की टीम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। अगर इस चीज को माइंड में रखें तो इमामुल हक के लिए जो है वो मुश्किलात बन सकती हैं। लेकिन क्या हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई इतना वर्दी बैट्समैन है जिसको अकोमोडेट करने के लिए हम इमाम को बिठाना चाह रहे हैं? ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस पे रोशनी डालें, बिकॉज पाकिस्तान टीम में अगर तो हमने जगह बनानी है और बना के हमने शादाब खान पे डिपेंड करना है, तो फिर तो मैं चाहूंगा कि माम ही खेल ले, बेहतर है।
अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके इस बार मिडिल ऑर्डर में पहले मसाइल थे साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में, जब आपके पास हारिस और सऊद नहीं थे, लेकिन अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान के पास थोड़ा बेटर चॉइसेस हैं मिडिल ऑर्डर में, कि अगर आप रिजवान को ऊपर लेकर जाते हैं ओपन पे, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल में सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस, और फिर सऊद शकील बहुत ही ब्रिलियंट बैट्समैन है हारिस की तरह, जब अगर वो अपने तो वो आपके पास यानी कि मिडिल ऑर्डर में बाबर, सऊद, रिजवान, ये 3 ऐसे नाम हैं जो आपको काफी स्टेबिलिटी देते हैं। और आजकल जो आपको पता है विकेट्स में शुरू के 2 नए बॉल होते हैं, पहले 10 ओवर हो जाए तो फिर बड़ा इजी पाथवे हो जाता है बैट्समैन के लिए आगे कैरी करना। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब पाकिस्तान के पास अब इस टूर में जो रिसोर्सेज हैं वो काफी बेहतर हैं। अवैस, आपका शॉर्ट सा कमेंट चाहूंगा इस हवाले से, आप अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखें अमर, बात यह है कि ये एक्सपेक्टेशन तो मैं तब रखूँ ना कि जब आपकी टीम के कोच जो है वो एंडी फ्लावर हों या जो है वो इसके अलावा और जो दुनिया के नामी ग्रामी कोचेज़ हैं वो हों जो कि इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं कि यार मैं इस टूर में जाकर आउट ऑफ द वे जाकर कोई डिसीजन लूँ। अनफॉर्चुनेटली शायद ये लोग फिर ये समझे कि यार ये मिसबा उल हक के बहुत ज़्यादा जो है ना अगेंस्ट बातें होती हैं, लेकिन बात तो ठीक ही है ना कि मिसबा जो है वो कभी भी आउट ऑफ द वे जाकर डिसीजन नहीं लेते, वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। वो कभी भी इमाम उल हक को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच जो है वो नहीं बिठा सकते, जो उनका एक कम्बिनेशन फ़ख्र के साथ चलता हुआ आ रहा है। सो अगर मेरी राय लें तो मैं ये चाहता हूँ या मेरी ये ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप से पहले जो है जितना ज़्यादा हो सके आपने जिस कम्बिनेशन के साथ जाना है, अगर आप T20 इंटरनेशनल्स में रिजवान और बाबर के कम्बिनेशन को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको उनको वनडेज़ में भी मौका देना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा उनको मैचेस मिले उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और उतने अच्छे तरीके से। वैसे हमने आगे बढ़ना है, अपने लास्ट टॉपिक को भी टच करना है क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया हमारे पास। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जी ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मैं इरफान साहब से सबसे पहले उनकी थोड़ी सी रिपोर्ट लूंगा। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जी कुछ लोगों की तरक्की हुई है, जैसे मोहम्मद रिजवान और हसन अली को उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ए कैटेगरी में भेज दिया गया। और इससे पहले ये सब कुछ बताऊं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इसमें सीनियरिटी और आपके साबिक कप्तान होने का कोई अमल दखल नहीं होता। सरफराज अहमद की हुई है डिमोशन, उनको बी के बाद सी कैटेगरी में भेज दिया गया है। अजहर अली को जो ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया। दीगर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, हारिस सोहेल, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और बहुत सारे ऐसे नाम जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इनको सेंट्रल या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर नहीं हुए हैं वो। और इसके अलावा इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर को इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कुछ सीधा बातें थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, फिर आप कहेंगे यार ये आपका फेवरेट टॉपिक है इरफान साहब, कि शादाब खान को बी कैटेगरी में रखा गया है, वो किस परफॉर्मेंस पे, वो भी एक हैरत अंगेज बात है। इरफान साहब क्या कहेंगे? यार मैं इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद ही जो है सारे क्वेश्चन मार्क्स आपने जो आपने जुमला बोला उसके आगे क्वेश्चन मार्क मुझे नज़र आ रहा था उसमें, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो कहता कि ये ओपनिंग पेयर में जो है ना किसी से कोई चक्कर चला के जजाई को नहीं रखा जा सकता उसमें, वो भी हाँ वो आ जाएंगे उसमें। लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो है ये एक तमाशा है कि एक आदमी को आप जो बी कैटेगरी में रखने के बाद जो है आप उसको नायब कप्तान भी बना रहे हैं। इसमें मतलब सिर्फ वही वाली बात, पहले वाली बात कि मैं ऐसे करके आपकी बातें सिर्फ सुन सकता हूँ कि यार बाबा कितनी अच्छी बात है। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या बात करूँ, मैं अकेला, ये बाकी भी कोई क्या इस पे क्या बात। चलिए हम अली की तरफ चलते हैं। अली, ओवरऑल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो क्वेश्चन मार्क्स है ना वो मैं आपके लिए रख देता हूँ। एक, शादाब खान के डिजर्व करते थे बी कैटेगरी में, और अजहर अली की परफॉर्मेंस, पीसीबी ने पहले ये ऐलानिया दिया था अपना कि हम टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इस सारे टेन्योर में पिछले 1 साल में अजहर अली की परफॉर्मेंस काफी डिसेंट थी, उनको ए से बी में प्रमोट करना क्या ठीक था? डिमोट करना सॉरी, और शादाब करते मैं खुद भी थोड़ा सा हिल गया हूं। तो आप क्या कहेंगे ओवरऑल, आपको कैसा लगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? आपके ख्याल में क्या क्वेश्चन मार्क्स हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पहले आ जाते हैं पॉजिटिव साइड पे कि बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को इग्नोर किया, ये पॉजिटिव साइड है मेरी नजर। इसकी रीजन है माजरत के साथ कि एक प्लेयर है जो 41 ईयर्स का हो गया है और वो रेगुलर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, तो जब वो परफॉर्मेंस देंगे वो आ जाएंगे, लेकिन पूरा साल उनको पे रोल पे रख के बोझ नहीं बनाना चाहिए। इदारों पे कोई भी बंदा बोझ नहीं बनना चाहिए। अब सिंस मैंने तारीफ कर ही दी है तो मैं ये जिक्र कर ही दूं कि पीसीबी ने कैटेगरी बी में एक बहुत बड़ा बोझ अपने गले डाला है और वो है शादाब खान। देखिए, बात यह है कि एक बंदा, इरफान साहब ने जैसे मेंशन किया, एक बंदा कैटेगरी बी में भी है और फिर वो नायब कप्तान भी है। ये पूरी जो सिचुएशन है ना ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बंदा कैटेगरी ए में आने के काबिल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन वो नायब कप्तान है। थोड़ा सा पीसीबी को जो है वो रिफॉर्म करने की जरूरत है रिगार्डिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और शादाब के खैर मैं क्या कहूँ, वो तो एक मजाक है, मजाक नजर आ रहा है हर स्टेज पे। जहां तक ताल्लुक है रिजवान का,
या हसन अली का, वो मेरिट पे डिजर्व करते हैं कैटेगरी ए में आना। हसन अली का वो पीएसएल में बहुत ज्यादा विकटें नहीं, 13 या 14 आउट किए, लेकिन मेरी नजर में बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर थे। और हसन अली जो है वो शादाब से ज्यादा रन लगा रहे हैं विद द बैट भी। दूसरी जानिब फहीम अशरफ है, फवाद आलम है, नवाज है, नुमान है, इन लोगों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इनकी रिकग्निशन परफॉर्मेंस 2020-21 की सीजन पे। बिल्कुल, हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे क्योंकि वक्त कलील है। अली, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। अवैस खटक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। इरफान अख्तर साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपनी बड़ी लाइवली इनपुट्स दी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर आपकी खिदमत में इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।